हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज का अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 105 क्वेश्चन तक पहले करवा चुका हूँ। 106वां क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है प्राचीन अनुबंधन को भी कहा जाता है, मतलब प्राचीन अनुबंधन को ही कहा जाता है। यहाँ पे ही होगा, भी हो गया है। तो क्या कहा जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन या पावलोविक अनुबंधन सिद्धांत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पावलोविक, मतलब कि पावलो का जो अनुबंधन सिद्धांत था, इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत था वो किनका था? पावलो का था, इसीलिए पावलोवियन हो गया, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आइए आपका, भूख एक प्रेरक है। भूख एक प्रेरक है अर्जित, प्राथमिक या अचेतन या द्वितीयक। तो भूख एक प्रेरक क्या है? प्राथमिक प्रेरक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है SOR कारक। SOR कारक निम्न में से किसकी देन है? SOR कारक जो है वुडवर्थ की देन है। किसका है? वुडवर्थ की। आपका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है। उपलब्धि प्रेरक एक प्रेरक है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उपलब्धि प्रेरक है ये है क्या? मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, ठीक है। नेक्स्ट है ये 110, थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि कहाँ के रहने वाले थे? तो ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट आइए आप लोग, ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जाता है। ऐसा प्रेरक जिसका अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सके परंतु व्यक्ति उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अचेतन प्रेरक, अवचेतन प्रेरक या अचेतन प्रेरक या चेतन प्रेरक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें जो होता है, जो कि व्यक्ति को अनुभव भी नहीं होता है, तो ये होता है अचेतन प्रेरक, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं। वंचित वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? अंधे एवं अपंग बालक, मंदबुद्धि बालक व हकलाने वाले बालक, या पूर्ण बधिर या फिर आंशिक बधिर बालक, या उपयुक्त में से सभी। तो ये जितने भी हैं, 1 2 3 जो हैं, जितने भी हैं सब क्या आ जाएंगे? वंचित बालक में आ जाएंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? किस वर्ष को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को किया है यूनेस्को? तो ये 1982 को किया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, विशिष्ट बालक का संबंध है। विशिष्ट बालक का जो संबंध है ये क्या है? बुद्धि स्तर से या फिर निष्पत्ति स्तर से या फिर आर्थिक स्तर से या सामाजिक स्तर से। तो विशिष्ट बालक का संबंध किससे हो जाएगा? तो बुद्धि स्तर से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, पिछले बालक की समस्या है। पिछड़े बालक की समस्या है, क्या समस्या है? स्कूल संबंधी समस्या, संवेगात्मक समस्या, सामाजिक समस्या, या इनमें से सभी। तो पिछड़े बालक की जो समस्याएं हैं वो क्या रहेंगे? स्कूल से भी वंचित रहते हैं, ठीक है। संवेगात्मक विकास उसको नहीं आ पाता है, और सामाजिक भी समस्याएं होती है पिछड़े बालक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, मौलिकता का गुण पाया जाता है। मौलिकता का गुण पाया जाता है प्रतिभाशाली बालक में, सृजनशील बालकों में, या फिर धनी परिवार के बालकों में, या फिर शिक्षित माता पिता के बालकों में। तो जो मौलिकता का गुण पाया जाता है एक किस में होता है? तो सृजनशील बालकों में, ठीक है, मतलब क्रिएटिव माइंड वाले बालक में। नेक्स्ट आइए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है क्या? गतिवर्धन, संपन्नीकरण या और विशिष्ट कक्षाएं, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रतिभाशाली बालकों का की शिक्षण विधि जो है गतिवर्धन भी है, संपन्नीकरण भी है, और विशिष्ट कक्षाएं वाले भी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आइए, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, स्थिर, स्थानपन या फिर मानसिक। तो समायोजन की प्रक्रिया जो है एक गतिशीलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में
सृजनात्मकता का अति आवश्यक भाग कौन सा है? मतलब सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का अति आवश्यक भाग कौन सा है? तो संवेदना, चिंतन, तार्किकता या फिर कल्पना। तो क्रिएटिव का जो है जितने ज़्यादा लोग कल्पना करेंगे, मतलब कि चिंतन करेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पना। ठीक है, नेक्स्ट आइए, ILEF का अर्थ क्या होता है? ILEF का अर्थ हो जाता है, आपका सही आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव लर्निंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए आपका, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक हैं। बौद्धिक रूप से, ये शारीरिक रूप से नहीं बोल रहा है, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक हैं कौन? प्रतिभावान या फिर बहुल विकलांग या फिर भाषा विकलांग या फिर अपराधी विकलांग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुल विकलांग। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विद्यालय निर्देशन होता है। विद्यालय निर्देशन कैसा होता है? तो शैक्षिक निर्देशन होता है, उसी को विद्यालय निर्देशन बोलते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, NCF 2005 का मूल्य उद्देश्य क्या था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले NCF का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। आप लोग याद रखिएगा, बहुत जगह काम आएंगे। ठीक है, तो NCF 2005 का मूल उद्देश्य क्या था? ज्ञान की रचना, पाठों को याद करने पर बल या फिर गणनाओं पर बल या फिर अनुशासन पर बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान की रचना करना ही NCF 2005 की मूल उद्देश्य थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है। स्वयं को मूर्ख बताना परिणाम है किसका? गामक क्रिया निष्पादन की कमी, स्मरण शक्ति की कमी, बोध की कमी या फिर फॉल्सिट सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, श्रवण क्षमता की इकाई है। श्रवण क्षमता की इकाई क्या है? श्रवण क्षमता की जो इकाई है आपका डेसिबल। किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सामान्य श्रवण क्षमता है, तो समान तौर से लोग सुन पाते हैं कितना से कितना डेसिबल तक? 0 से 25 डेसिबल तक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आइए, वृद्धि का मुख्य कार्य है। वृद्धि का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि केंद्रित करना, स्कैनिंग करना या फिर ट्रैकिंग या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी है। क्या है? दृष्टि का मुख्य कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, RTE एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? RTE एक्ट 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? RTE का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, तो RTE 2009 का मुख्य उद्देश्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपका अनुच्छेद 41 व 46। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आइए, जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारक है गुणसूत्रों का असमान संयोग या फिर क्या है? भ्रूणावस्था में माँ के शरीर पर दवाओं का असर या फिर माँ का एड्स से ग्रसित होना या फिर उपयुक्त में से सभी। तो जन्मजात जो शारीरिक विकलांगता होता है ये सब आता है जिसमें गुणसूत्रों का असमान संयोग होता है या फिर भ्रूणावस्था में माँ के शरीर का दवाओं का असर पड़ता है, और या फिर माँ का एड्स से ग्रसित होना। अगर माँ एड्स से ग्रसित है तो बच्चे भी क्या हो जाएगा? ग्रसित हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, डी। ठीक है, नेक्स्ट। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, NCF और RTE इन सब पे भी वीडियो बना दूंगा, आपको देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।